सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालयों को मान्यता देने वाली संस्था यूजीसी के उन नए नियमों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी जिन्हें लेकर अगड़ी जातियों के छात्रों ने कई शहरों में हंगामा खड़ा कर रखा था। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची की बेंच ने साफ कर दिया कि यूजीसी के नए नियमों का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है और यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगने के बाद अगड़ी जातियों के छात्रों में खुशी की लहर दौड़ गई। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही लखनऊ यूनिवर्सिटी के बाहर प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलानी शुरू कर दी, जबकि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में अगड़ी जातियों के छात्रों ने रंग गुलाल उड़ाकर खुशी जाहिर की। वाराणसी कोर्ट में भी वकीलों ने गुलाल उड़ाया और सुप्रीम कोर्ट के समर्थन में नारे लगाए। वाराणसी और लखनऊ के अलावा दूसरे शहरों में भी अगड़ी जातियों के छात्रों ने जश्न मनाया और यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद दिया। 13 जनवरी को यूजीसी ने कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में भेदभाव रोकने के लिए नए नियम लागू किए थे। उसके बाद उन नियमों के विरोध में अगड़ी जातियों के छात्रों ने बवाल कर दिया था। अगड़ी जातियों के छात्रों ने दावा किया कि नए नियम यूनिवर्सिटी कैंपस में उनके खिलाफ भेदभाव को बढ़ावा दे सकते हैं। दावा यह भी किया गया कि झूठी शिकायत करने वालों पर नए नियमों में कोई कार्रवाई का प्रावधान तय नहीं किया गया। बाद में यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गईं। उन पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नए नियमों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो यूजीसी रेगुलेशंस नए नियम पास किए गए हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। जो यूजीसी रेगुलेशंस 2012 हैं उनको इन ऑपरेशन किया, उनको प्रभावी किया। सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची की बेंच ने साफ किया कि यूजीसी के नए नियमों का दुरुपयोग हो सकता है और सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने टिप्पणी की कि आजादी के 75 साल बाद भी समाज जाति से मुक्त नहीं हो सका। कोर्ट ने सामाजिक न्याय से जुड़े कानूनों में संतुलन और सुरक्षा उपायों को पारदर्शी बनाने के भी निर्देश दिए। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और यूजीसी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा, साथ ही नए नियमों का ड्राफ्ट फिर से तैयार करने का आदेश दिया। समानता की हमारा संविधान बात करता है, लेकिन ये रूल रेगुलेशन जो है वो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को डिवाइड करने का जो मामला है उसमें सामने आ रहा है और ये सीजेआई ने बिल्कुल साफ साफ माना कि रूल रेगुलेशन में कमी है और इसको सोचना और देखना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इस बात का भी जिक्र किया कि देश भर में साल 2012 के यूजीसी के नियम लागू रहेंगे। इस मामले में अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। उधर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बीएचयू के 2 हॉस्टलों के छात्र गुटों में बवाल हो गया। वहां मारपीट की गई, पथराव हुआ। पुलिस के मुताबिक मारपीट में एक छात्र के सिर में गंभीर चोट आई, जिसे ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाना पड़ा और इसके बाद तो बीएचयू परिसर किसी जंग के मैदान में बदल गया दिखा। दोनों गुटों के छात्र आमने सामने आ गए। सड़क के दूसरी तरफ से आ रहे छात्रों के हाथों में डंडे, पत्थर, हॉकी स्टिक नजर आई। उनमें ज्यादातर छात्र अपने चेहरों को कपड़े से ढके नजर आए। हालांकि इस दौरान दूसरे गुट के छात्र वहां से पीछे हट गए। मारपीट और बवाल की खबर मिलते ही भारी पुलिस फोर्स के साथ डीसीपी गौरव बंसवाल बीएचयू परिसर में पहुंच गए और हालात को संभालने की कोशिश की, क्योंकि एक छात्र के साथ मारपीट की घटना के बाद पूरे परिसर में तनाव फैल गया। पुलिस के मुताबिक शाम के करीब 4 बजे बीएचयू के रुइया हॉस्टल के पास एक छात्र पर कुछ लड़कों ने हमला किया था। कुछ लड़कों द्वारा एक लड़के के ऊपर हमला किया गया है। लड़के को उपचार हेतु ट्रॉमा सेंटर भेज दिया गया है और उसके द्वारा कुछ लोगों के नाम बताए गए हैं जो बता रहे जा रहे हैं यहाँ पे पूर्व छात्र हैं और यहाँ पे अभी भी रहते हैं अनाधिकृत रूप से। इन्हीं को लेकर के अभी पुलिस फोर्स यहाँ पे मौजूद है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के मुताबिक किसी पुरानी बात को लेकर झगड़ा बीएचयू के रुइया हॉस्टल और बिरला हॉस्टल के छात्रों के बीच शुरू हुआ। देखते ही देखते बात बढ़ गई और मामला मारपीट और पथराव तक पहुंच गया। पुलिस के मुताबिक अवैध तरीके से हॉस्टल में रह रहे कुछ छात्रों ने रुइया हॉस्टल में रहने वाले छात्र पर हमला किया। इसके बाद जैसे ही रुइया हॉस्टल के छात्रों को इसकी जानकारी मिली तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। रुइया हॉस्टल के छात्र डंडे और पत्थर लेकर बिरला हॉस्टल की ओर निकल पड़े। हालांकि पुलिस ने हालात पर समय रहते काबू पा लिया। उधर उत्तर प्रदेश के अयोध्या की जिला जेल से दीवार तोड़कर 2 कैदी रात भाग निकले। इसका पता चलने के बाद जेल के अंदर अफरा तफरी मच गई। दोनों कैदी स्पेशल सेल में बंद थे। उनके भागने का पता तब चला जब सुबह कैदियों की गिनती शुरू की गई और कैदियों की गिनती के दौरान गोलू अग्रहरी और शेर अली नाम के 2 कैदी गायब मिले। इसके बाद उनकी तलाश शुरू हुई। जिस स्पेशल सेल में दोनों कैदी बंद थे
उसकी एक दीवार में बड़ा सा छेद मिला। दावा किया गया कि दोनों ने रात में सेल के पीछे की दीवार की 25 से 30 ईंटें उखाड़ ली। इसके बाद दोनों भागकर जेल की बाउंड्री वॉल तक पहुंच गए और फिर कंबल और मफलर से रस्सी बनाकर 20 फीट ऊंची दीवार फांद गए। दो बंदियों की फरारी का प्रकरण सामने आया है कि रात में ये दो बंदी फरार हुए हैं यहाँ विशेष सुरक्षा कक्ष से। उसी की जांच के सिलसिले में मैं आया हूँ। दावा किया गया दोनों कैदी लंबे समय से जेल से फरार होने की तैयारी में जुटे हुए थे और अयोध्या की जेल से उन कैदियों के भागने की खबर से पूरे जिले में हड़कंप मच गया। जेल प्रशासन के मुताबिक गोलू अग्रही अमेठी का और शेर अली सुल्तानपुर का रहने वाला है। गोलू पर रेप का आरोप है, जबकि शेर अली पर अयोध्या, जौनपुर और सुल्तानपुर में हत्या समेत 11 मामले दर्ज हैं। इस घटना के बाद प्रशासन ने लापरवाही बरतने के आरोप में जेल के 7 बड़े अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। इस पूरे मामले पर कार्य में लापरवाही करने के आरोप में जेल अधीक्षक के साथ साथ 7 लोगों को सस्पेंड किया गया है और इस पूरे मामले पर गंभीरता से जांच की जा रही है। इसके अलावा सस्पेंड किए गए सभी अधिकारियों के खिलाफ जांच के आदेश भी जारी कर दिए गए। पुलिस ने जेल से भागे हुए कैदियों को पकड़ने के लिए कई टीमें बना दी। उधर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के स्वागत में खड़े एक बुलडोजर के पलटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब बुलडोजर पर चढ़कर वो व्यक्ति संजय निषाद के काफिले पर फूल बरसाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन तभी वहां से जा रहे एक ट्रक की टक्कर से उस ट्रक की टक्कर हो गई। उस बुलडोजर से ट्रक की टक्कर से बुलडोजर पलट गया। उस पर सवार वो व्यक्ति बुरी तरह घायल हो गए। हादसा नेशनल हाईवे 28 के पास हुआ। घटना के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद के स्वागत में खड़े कार्यकर्ता उस व्यक्ति की तरफ दौड़े और उन्हें अस्पताल पहुंचाया। हालांकि उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। संजय निषाद भी हादसे के बाद अस्पताल पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात की। उधर यूपी के मुजफ्फरनगर में सोशल मीडिया पर विवादास्पद टिप्पणी करने वाले को पुलिस ने धर दबोचा। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पर सोशल मीडिया के जरिए विवादास्पद टिप्पणी करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। अहमद अली नाम के व्यक्ति ने बाद में माफी भी मांग ली। मैंने मुख्यमंत्री जी के बारे में और प्रधानमंत्री जी के बारे में कुछ गलत शब्द बोल दिए थे। जीवन में कभी ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा। यूपी के फिरोजाबाद में एक रेस्टोरेंट के कर्मचारियों और कुछ ग्राहकों में मारपीट हो गई। बताया गया कि खाने के ऑर्डर को लेकर दोनों पक्षों के लोग भिड़ गए। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने 4 लोगों को पकड़ लिया, क्योंकि आरोप लगा कि शराब के नशे में उन्होंने मारपीट की। राजस्थान के अलवर में घरेलू जानवरों को बांधने को लेकर 2 गुटों में झड़प हो गई। दोनों गुटों के लोगों ने एक दूसरे पर डंडों से हमला कर दिया। इसकी जानकारी मिलने पर पुलिस वहां पहुंची और मारपीट में शामिल लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। इधर दिल्ली पुलिस की एक महिला कमांडो की हत्या के आरोप में उनके पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। महिला कमांडो के परिवार ने आरोप लगाया कि उनके ससुराल वाले दहेज की मांग कर रहे थे और उन्हें परेशान किया जा रहा था। बताया गया कि कुछ दिन पहले पैसों को लेकर काजल नाम की उस महिला कमांडो और उनके पति के बीच झगड़ा हुआ था और आरोप लगा कि इस झगड़े के बाद काजल के पति ने डंबल से उनके सिर पर हमला कर दिया। इस हमले में वो गंभीर रूप से घायल हो गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन कुछ दिन बाद इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। शादी होने के बाद इनके घर वालों ने मेरी बेटी को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। गाड़ी नहीं लाई, जबकि हमने 18-20 लाख रुपए लगाए शादी में, होटल में शादी करी। काजल के परिवार वालों के आरोपों पर उनके ससुराल वालों और उनके पति का कोई जवाब सामने नहीं आया, लेकिन पुलिस ने हत्या के आरोप में उनके पति अंकुर को गिरफ्तार कर लिया और उनसे पूछताछ शुरू कर दी। काजल दिल्ली पुलिस की स्वाट टीम में तैनात थी और उनके पति अंकुर रक्षा मंत्रालय में क्लर्क बताए गए। बताया गया कि वो दोनों कई साल से एक दूसरे को जानते थे और साल 2023 में उन्होंने शादी की थी। काजल के परिवार ने दावा किया कि दोनों परिवारों की रजामंदी से उनकी शादी हुई थी, लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि शादी के बाद काजल के ससुराल वालों ने दहेज की मांग शुरू कर दी थी। बताया गया कि इसकी वजह से काजल और उनके पति के बीच झगड़े होने लगे थे। आरोप लगा कि 22 जनवरी को भी उनके बीच बहस हुई थी और अंकुर ने अपनी गर्भवती पत्नी काजल पर हमला कर दिया था। इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। इस मामले में उनके परिवार ने पुलिस से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की।
उधर उत्तर प्रदेश के संभल में आवारा कुत्तों के हमलों से लोगों में दहशत मच गई। बताया गया कि वहां कुत्ते 15 लोगों पर हमला कर उन्हें घायल कर चुके हैं। उसकी वजह से परेशान लोगों ने नगर पालिका से उन्हें पकड़ने की मांग की, क्योंकि कुत्तों के डर की वजह से उन्होंने बताया कि लोग घर से बाहर निकलने से घबराने लग गए हैं। एक कुत्ते ने वहां गली में जा रहे एक व्यक्ति पर हमला कर दिया। पहले उसने उनके हाथ को काटा, फिर उन्हें खींचने लगा। थोड़ी देर बाद वहां से आ रहे दूसरे आदमी को देखकर वो भाग गया। हम खेर पे से आ रहे थे और एकदम भाग के आगे चिपट गया और यहाँ काटा बगल में मैंने हाथ लगाया ना, तो फिर उन्होंने बाहू में काट दिया। जिसने भी घटना को देखा वो डर गया और लोग घर से बाहर निकलने से घबराने लगे, ऐसा उन्होंने कहा। और लोगों के मुताबिक संभल के कई इलाकों में आवारा कुत्तों ने आतंक मचा रखा। उन लोगों ने आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए सिटी मैजिस्ट्रेट को भी ज्ञापन सौंपा। मजिस्ट्रेट साहब को एक ज्ञापन दिया है उनके समाधान के लिए। कल में कम से कम 10 से 15 लोगों के कुत्ते ने काटा है और बहुत बुरी तरह से, जिससे जो है बच्चे स्कूल जाने में बहुत परेशान हो रहे हैं, बड़े लोग भी परेशान हैं। ज्ञापन मिलने के बाद सिटी मैजिस्ट्रेट सुधीर कुमार सोनी ने उनकी मांग को नगर पालिका तक पहुंचाने का भरोसा दिया। नगर पालिका से विचार विमर्श करके और जो भी कार्रवाई होगी पकड़वाने की या उनके जो कार्रवाइयाँ होती हैं उस करवाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। उन्होंने जल्द से जल्द लोगों को समस्या का समाधान करवाने का भरोसा दिया। और इस सबके बीच गुजरात के वडोदरा में स्कूल जा रहे एक बच्चे पर आवारा कुत्तों के हमले का डरा देने वाला मामला सामने आया। वहां स्कूल जा रहे उस बच्चे को कुछ कुत्तों ने घेर लिया और उसे सड़क पर गिरा दिया और इसके बाद सड़क पर गिरे उस बच्चे को कुत्ते नोचने लगे। अपने चारों तरफ कुत्तों को देखकर बच्चा रोने लग गया। उसकी आवाज सुनकर आगे जा रही महिला उसकी तरफ दौड़ी और उसे वहां से लेकर भागने लगी। तभी वहां से गुजर रही एक गाड़ी रुकी और गाड़ी में बैठे लड़के ने उन कुत्तों को वहां से भगाया। पूरी घटना वडोदरा के गोरवा इलाके में हुई। बताया गया कि उस हमले में बच्चे को हल्की चोट लगी। और इस सब के बीच उधर तेलंगाना में 100 आवारा कुत्तों को जहरीले इंजेक्शन देकर मार देने का दावा किया गया। तेलंगाना के नागरकुर्नूलू में 100 आवारा कुत्तों को मारने का दावा किया गया। कुत्तों के लिए हमदर्दी रखने वाली एक महिला ने इसकी शिकायत की। उन्होंने दावा किया कि आवारा कुत्तों को मारने के लिए उन्हें जहरीले इंजेक्शन दिए गए। यह भी दावा किया गया कि करीब 2 महीने में 1200 आवारा कुत्तों की जान ले ली गई। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक महिला पर आरोप लगा कि उन्होंने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की गला रेत कर हत्या कर दी। पुलिस ने मृतक के भाई की शिकायत पर केस दर्ज किया और आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही उनके प्रेमी बताए जा रहे व्यक्ति की तलाश भी तेज कर दी गई। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में सड़क पार कर रहे 4 स्कूटर सवारों को एक गाड़ी ने टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही वो चारों हवा में उछलकर गिर गए। हादसे के बाद लोगों ने उस गाड़ी को घेर लिया। ये देखकर वो गाड़ी वाला तेज रफ्तार में वहां से भाग निकला। उधर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एंटी करप्शन टीम ने घूस लेने के आरोप में एक दारोगा और सिपाही को गिरफ्तार कर लिया। आरोप लगा कि दारोगा ने एक नामजद आरोपी से 20,000 रुपए की रिश्वत ली। इसकी जानकारी मिलते ही एंटी करप्शन टीम चौकी पहुंच गई और उन्हें देखते ही उस चौकी में मौजूद सिपाही घबरा गए। उन्होंने अपनी जेब से पैसे निकालकर फेंक दिए। दावा किया गया कि इसके बाद उन्होंने वहां से भागने की कोशिश भी की, लेकिन एंटी करप्शन टीम ने उन्हें पकड़ लिया। इसके बाद उन्होंने पूछताछ में बताया कि उस चौकी के इंचार्ज शिवाकर मिश्रा ने उन्हें रुपए लेने के लिए कहा था। इसके बाद एंटी करप्शन टीम ने शिवाकर मिश्रा और पैसे फेंकने वाले सिपाही को गिरफ्तार कर लिया और जांच में जुट गई। और जांच के दौरान पता चला कि शिवाकर मिश्रा ने एक नामजद आरोपी को धमकी दी थी कि अगर उसने पैसे नहीं दिए तो वो उसे जेल भेज देंगे। उन्होंने उस आरोपी से कहा था कि वो चौकी के सिपाही को रुपए दे दे, ऐसा दावा किया गया कि इसके बाद आरोपी ने सिपाही को 20,000 रुपए रिश्वत दी, लेकिन चौकी इंचार्ज की पत्नी ने इन सभी आरोपों को झूठा बताया। उल्टा एंटी करप्शन टीम के ही एक सदस्य पर उन्होंने आरोप लगा दिए। उनके मुताबिक वो सदस्य उनके पति को पैसे देकर एक केस रफा दफा करवाना चाहते थे, लेकिन उनके पति ने इससे मना कर दिया था। इसलिए उन्होंने झूठा केस बनाकर उन्हें गिरफ्तार किया। आपको भी इसी जिले में रहना है और इसी जिले में रह के नौकरी करनी है और मुझे भी इसी जिले में रह के नौकरी करनी है, हम आपको देख लेंगे। उन्होंने एक फर्जी केस बनाकर, प्री प्लान केस बनाकर मेरे पति को सरासर फंसाया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वाराणसी के डीएम से इस मामले की निष्पक्ष जांच करवाने की मांग की। उधर मध्य प्रदेश में एडीजी ट्रेनिंग के पद पर तैनात आईपीएस अधिकारी राजा बाबू सिंह के मदरसों में गीता भी पढ़ाने की सलाह पर सियासी बवाल खड़ा हो गया। कुछ रोज पहले सीहोर जिले में मौजूद एक मदरसे में हुए कार्यक्रम में वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे।
और उसी कार्यक्रम में एडीजी ट्रेनिंग के पद पर तैनात राजा बाबू सिंह ने यह नसीहत दी थी। उन्होंने अपील की थी कि सभी मदरसों में कुरान के साथ साथ गीता का भी पाठ करवाया जाए ताकि बच्चों को अपने कर्तव्यों और नैतिकता का ज्ञान हो सके। और मैंने बोला कि आप कुरान के साथ साथ भागवत गीता भी पढ़ें, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता इन बच्चों के प्रति जागृत करें। सीहोर जिले के मदरसे में उस दिन गणतंत्र दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, लेकिन एडीजी राजा बाबू सिंह की इस सलाह पर राज्य की सियासत गर्मा गई। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सिर्फ मदरसों को ही निशाने पर लिया जा रहा है। यही नहीं, उसने तो यह मांग भी कर दी कि सिर्फ मदरसों में ही नहीं बल्कि स्कूलों में भी सभी धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा दी जानी चाहिए। मदरसों को टारगेट करते हैं, मैं कहता हूँ स्कूलों में भी कर देना, कुरान, गीता, बाइबल, तो ये नफरत का बाजार ही खत्म हो जाएगा। लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस पर मामले को बेवजह तूल देने का आरोप लगाया। बीजेपी ने कांग्रेस से पूछ लिया कि इस पहल से उसे आपत्ति क्यों है। जब आप हिंदू बच्चों को मदरसे में बुलाकर उर्दू पढ़ा सकते हो तो मदरसे में गीता पढ़ाने में कोई परेशानी नहीं है। बीजेपी ने दलील दी कि इस पहल से आपसी भाईचारा भी बढ़ेगा। इधर मध्य प्रदेश के सीधी में जिला अस्पताल के आईसीयू वार्ड की छत का एक हिस्सा गिरने से अफरा तफरी मच गई। बताया गया हादसे में आईसीयू में भर्ती एक नवजात घायल हो गया, जबकि अस्पताल प्रशासन ने इससे इनकार किया। जानकारी के मुताबिक जिला अस्पताल की इमारत जर्जर हो चुकी है और इसीलिए उस अस्पताल के आईसीयू की छत का एक हिस्सा गिर गया। इसके बाद वहां चीख पुकार मच गई। वहां भर्ती मरीज और बच्चों ने रोना शुरू कर दिया। आरोप लगाया गया कि उस छत का मलबा एक बच्चे पर गिरा। इस तरह से जर्जर भवन आज एक बच्चे के ऊपर गिरते ही है, कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। लेकिन अस्पताल प्रशासन के मुताबिक आईसीयू में हुए हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। सीलिंग का एक कोने का हिस्सा जो होता है पार्ट, वो डैमेज था तो वो गिरा है, पर वो बच्चे के ऊपर नहीं गिरा है, बच्चा वहां पर नहीं था। हादसे के बाद अस्पताल में भर्ती मरीज डर के साए में रहने को मजबूर हो गए। उधर झारखंड के धनबाद में बैन की गई पॉलिथीन रखने वाली दुकानों में नगर निगम की टीम ने छापेमारी की और इस छापेमारी के खिलाफ उन दुकानों के मालिकों ने मोर्चा खोल दिया। उन्होंने प्रशासन से पॉलिथीन बनाने वाली फैक्ट्रियों को बंद करवाने की मांग की और छापेमारी के दौरान जमकर हंगामा करते नजर आए। नगर निगम मुर्दाबाद! नगर निगम मुर्दाबाद! उन्होंने सड़क पर नगर निगम की टीम को घेर लिया और नारेबाजी करते सुनाई दी। धनबाद के लोयाबाद इलाके में कुछ देर में कई दुकानों के मालिक सड़क पर इकट्ठा हो गए। इस दौरान नगर निगम के अधिकारी उन्हें समझाने की कोशिश करते दिखाई दिए, लेकिन उन लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उन्होंने नगर निगम की टीम पर छोटी दुकानों के मालिकों को जानबूझकर परेशान करने का आरोप लगाया और इस बीच उन दुकानों के मालिकों और नगर निगम की टीम के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। काफी देर तक हंगामा चलता रहा क्योंकि छापेमारी करते हुए टीम ने कुछ दुकानों से बैन की गई पॉलिथीन जब्त करने का दावा किया और उनके मालिकों पर जुर्माना लगा दिया। वहां कार्रवाई होते ही आसपास के दुकानदारों के बीच खलबली मच गई। आरोप लगा कि 120 माइक्रोन से कम मोटाई वाली पॉलिथीन पर बैन के बावजूद वहां के दुकानदारों ने इसका इस्तेमाल किया और इसलिए यह बड़ी कार्रवाई की गई। प्लास्टिक जो है ऊपर से आदेश है सुप्रीम कोर्ट का कि आप 120 माइक्रोन से ऊपर का प्लास्टिक यूज करिए, जिससे क्या है कि पशुओं को नुकसान नहीं होगा, खा जाते हैं तो उन लोगों को बहुत सारा बीमारी हो जाता है। धनबाद के लोयाबाद इलाके के अलावा भी कई दूसरे इलाकों की दुकानों में नगर निगम की टीम ने छापेमारी की और बैन की गई पॉलिथीन रखने वाले दुकानों के मालिकों पर जुर्माना लगाया। सौबात की एक बात यह कि पॉलिथीन की थैलियों पर बैन पर दुकानदारों पर कार्रवाई तो ठीक है, लेकिन थैलियां बंद कैसे रहीं? धनबाद में दुकानदारों पर कार्रवाई कर दी गई ये कहते हुए कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और गाय भैंसे पॉलिथीन खा लेती हैं तो वो भी खतरा रहता है। तो कार्रवाई तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन दुकानदारों ने हंगामा कर दिया कि हमारे ऊपर तो छापे मार रहे हो, जहां थैलियां बन रही हैं उनको कोई नहीं पकड़ रहा। तो दुकानदारों का हंगामा तो गलत है। अगर चीज बैन है तो बैन है और आपके पास बैन चीज आ रही है तो आप रख क्यों रहे हो, और रख रहे हो तो छापा पड़ेगा तो भुगतो। लेकिन यह सवाल तो तब भी है ना कि ये थैलियां बन क्यों रही हैं पतली पॉलिथीन वाली, और बन रही हैं तो अधिकारी क्या कर रहे हैं? कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि घर में कोई पलंग के नीचे बैठकर छुपकर हाथ से थैलियां बना रहा हो, जैसे कागज के लिफाफे बनाते हैं। कागज का लिफाफा थोड़ी है, मशीन से बनती है ना, मजदूर लगते होंगे फैक्ट्री में। फैक्ट्री बांग्लादेश में चल रही है क्या? कोई तो सरकारी विभाग देखता होगा ना कि कहां बन रही हैं, उनको मतलब नहीं इससे।
अब तो कहते हो जीएसटी आ गया है हर माल पर, तो कच्चा माल जाता होगा, उससे थैलियां बनकर निकलती होंगी। पूरे देश में जो चीज बैन है वो बने जा रही है, वो कोई अधिकारी नहीं पकड़ पा रहा, और दुकान पर जब पहुंच रही है तो छापे मार रहे हैं। जरूर पकड़ो दुकान वालों को, लेकिन जहां से वो ले रहे हैं उन तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे आप? 100 बात की एक बात, इधर यूपी के ग्रेटर नोएडा में एक कार सवार ने पुलिस वालों को कार के बोनेट पर दूर तक घसीट दिया। दिल्ली के नजदीक उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में एक कार सवार ने एक ट्रैफिक पुलिस कर्मी को अपनी कार के बोनेट पर कुछ दूर तक घसीट दिया। पुलिस के मुताबिक घटना बीटा 2 थाना क्षेत्र में उस वक्त हुई जब उस ट्रैफिक पुलिस कर्मी ने कार सवार को रोकने की कोशिश की, लेकिन कार रोकने की बजाय कार सवार ने रफ्तार बढ़ा दी। साल 2020 के दिल्ली दंगा मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को कोर्ट से राहत नहीं मिली। दिल्ली की कड़कड़नुमा कोर्ट ने ताहिर हुसैन और दूसरे आरोपियों की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी। ताहिर के खिलाफ दिल्ली दंगे के दौरान आईबी के कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या और दंगा भड़काने का आरोप लगाया गया था। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बीच सड़क पर कुछ लोगों ने मिलकर एक महिला की पिटाई कर दी। महिला के मुताबिक उन्होंने पड़ोस में रहने वाले लोगों को गाड़ी देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद उनके साथ मारपीट की गई। महिला की शिकायत पर पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। उधारी में पैसा मांगते हैं, गाड़ी भी फ्री में मांगना चाहते हैं और नहीं देती हैं, तो इसी बात से क्षुब्ध होकर उनने इनके साथ मारपीट की है। उधर मध्य प्रदेश के छतरपुर में मिट्टी में सोने के सिक्के मिलने की खबर फैलते ही पूरा गांव खुदाई करने में जुट गया। लोग रात भर मिट्टी में सिक्के ढूंढते रहे। जानकारी के मुताबिक छतरपुर के गांव में सड़क बनाने का काम चल रहा था और उस दौरान कुछ लोगों को मिट्टी में चमकते हुए सिक्के नजर आए। उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। यह बात आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। इसके बाद लोग रात में ही उस जगह पर पहुंच गए और सिक्के ढूंढने लग गए। बड़ी संख्या में लोग टॉर्च की रोशनी में सिक्के इकट्ठा करते नजर आए। उन लोगों में ज्यादा से ज्यादा सिक्के तलाशने की होड़ मच गई। पूरी रात लोग खुदाई कर सिक्के ढूंढने में लगे रहे। अनुमान है कि वो सिक्के 500 साल पुराने हो सकते हैं। हालांकि वो सोने के हैं या नहीं इसका पता नहीं चल सका। इधर बिहार के दरभंगा में नो एंट्री वाले रास्ते पर जाने से रोके जाने पर एक दरोगा पर महिला डॉक्टर और उनके ड्राइवर से बदसलूकी करने का आरोप लगाया गया। बताया गया कि डॉक्टर की गाड़ी गलती से उस इलाके में चली गई थी जहां नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ था और इसी बात पर वहां हंगामा हो गया। दरोगा ने डॉक्टर की गाड़ी रुकवा दी। इस पर ड्राइवर के साथ उनकी बहस शुरू हो गई। इसके बाद दरोगा आपे से बाहर हो गए। इस बीच गाड़ी में पीछे वाली सीट पर बैठी डॉक्टर ने अपशब्दों के इस्तेमाल और धमकाने का विरोध किया। भैया आप हाथ नहीं लगा सकते हैं, जो फाइन होगा आप फाइन बोल सकते हैं ना, बदतमीजी नहीं कर सकते हैं, आप बदतमीजी नहीं कर सकते हैं। लेकिन दरोगा का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उन पर आरोप लगा कि उन्होंने अपनी वर्दी का खूब रौब दिखाया और उन दोनों को डराने की कोशिश की। बाद में मामला सामने आने के बाद जिले के एसएसपी ने आरोपी दरोगा को सस्पेंड कर दिया। उधर तेलंगाना के विकाराबाद में एक लड़की पर अपने माता पिता को जहर का इंजेक्शन देने का आरोप लगा। आरोपों के मुताबिक वहां एक निजी अस्पताल में नर्स का काम करने वाली वो लड़की अपनी मर्जी से शादी करना चाहती थी, लेकिन जब उसके माता पिता नहीं माने तो उसने उन्हें जहर का इंजेक्शन दे दिया और उनकी मौत हो गई। और शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक उसका अपने माता पिता के साथ झगड़ा भी होता था और रोज होने वाले झगड़े की वजह से उसने गुस्से में आकर उनकी हत्या का प्लान तैयार कर लिया। वाला డాక్టర్ నక్కల సురేఖ అనే అమ్మాయి మీద కొద్దిగా మాకు అనుమానం ఉంది, తరోగా ఇంట్రాగేషన్ చేయగా ఆమె తల్లిదండ్రుల యొక్క पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने का भरोसा दिया। इधर राजस्थान के अलवर में 1 साल पहले बनी पानी की एक टंकी लीक होने से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। बताया गया कि पिछले साल 2.5 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च कर इस टंकी को बनाया गया था, लेकिन कुछ ही दिन में उस टंकी से पानी लीक होना शुरू हो गया। अलवर के नौगावा इलाके में रहने वाले लोगों ने बताया कि 10 दिन पहले ही उस टंकी में पानी भरकर घरों में सप्लाई शुरू की गई थी। इतना ही नहीं, उन्होंने उस टंकी के पास पानी जमा करने के लिए बनाए गए टैंक के भी लीक होने का दावा किया और उस टैंक के धंसने की आशंका जताई। घटिया सामग्री लगने के कारण वो जगह जगह से लीक है, चू रही है, पानी का निकास चालू है और ऊपर से भी लीकेज है, बड़ी टंकी है जो ऊपर से भी लीकेज है।
लोगों ने आरोप लगाया कि उसे बनाने में खराब क्वालिटी के सामान का इस्तेमाल किया गया। दावा किया गया कि कई बार इस मामले में अधिकारियों से शिकायत की गई थी, लेकिन शिकायत किए जाने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। सौभाग्य की एक बात यह कि पानी की टंकियों ने तो हद ही मचा रखी है। कभी कहीं लीक हो जाती हैं, कभी कहीं लीक हो जाती हैं। कई जगह तो पानी भरते ही गिर भी चुकी हैं। अब अलवर में लीक हो गई बड़ी सी पानी की टंकी, कह रहे हैं 2.5 करोड़ में बनी थी और 10 दिन ही हुए थे पानी की सप्लाई शुरू हुई थी टंकी से कि लीक होने लग गई। कैसी टंकियां हैं? इन टंकियों पर कार्रवाई करो ना, ये लीक क्यों हो रही हैं? इतने प्रतिभावान अधिकारी हैं हमारे यहां, इतने टैलेंटेड इंजीनियर भर रखे हैं विभागों में, तो इन टंकियों को क्या प्रॉब्लम है कि ये खड़ी रहने को तैयार नहीं है? पानी की सप्लाई नहीं करना चाहती है? इनको इतनी निकम्मी हो चुकी है ये बेगैरत टंकियां। 2.5 करोड़ लगा दिए इस अलवर वाली टंकी पर, और कितने पैसे चाहिए थे इस टंकी को? लीक होना शुरू हो गई। क्या चाहती है टंकियां? कोई पूछो इनसे, या बंद कर दो इनको, ताला लगाकर कैद कर दो टंकियों को। टंकियों की दादागिरी थोड़ी चल सकती है कि बेचारे हमारे शरीफ से विभाग वाले लोग इनकी वजह से बदनाम होते रहें। 100 बात की एक बात। उधर पंजाब के अमृतसर में पुलिस ने 40 किलो से ज्यादा ड्रग्स बरामद करने का दावा किया। पंजाब के अमृतसर जिले में मौजूद राजा सांसी गांव से पुलिस ने 40 किलो से ज्यादा ड्रग्स, 4 हैंड ग्रेनेड, 1 पिस्तौल और गोलियां बरामद करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक देर रात पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए ड्रग्स और हथियार गिराए गए थे। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया। बिहार के गयाजी में सुरक्षा बल ने सोनदहा के जंगल में नक्सलियों के हथियार बरामद करने का दावा किया। सुरक्षा बल के मुताबिक हथियारों को गड्ढा खोदकर छिपाकर रखा गया था। हथियारों के साथ दवाइयां और रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाला सामान भी मिलने का दावा किया गया। राजस्थान के कोटा में मामूली झगड़े को लेकर कुछ लोगों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी। उन्होंने एक मकान के सामने खड़ी मोटरसाइकिल पर डंडे बरसाए और मकान के दरवाजे पर पत्थर फेंके। बताया गया कि जिस व्यक्ति की बाइक तोड़ी गई, उन्होंने कुछ दिन पहले एक आरोपी को हल्की टक्कर मार दी थी। इधर उत्तर प्रदेश के मेरठ में कार चलाना सीख रहे एक व्यक्ति की गाड़ी सड़क की दीवार को तोड़कर नाले में गिर गई। डरा देने वाली इस घटना में कार में सवार 3 लोगों की जान बाल बाल बच गई, क्योंकि हादसे के बाद अगर तुरंत वहां राहत और बचाव का काम शुरू नहीं किया गया होता तो बड़ी घटना हो सकती थी। हालांकि थोड़ी ही देर में पुलिस ने वहां मदद भेज दी। इसके बाद क्रेन के जरिए नाले में गिरी उस कार को खींचकर बाहर निकाला गया। उसमें 3 लोग सवार थे। उनमें एक व्यक्ति कार चलाना सीख रहे थे, तभी गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और वो गहरे नाले में जा गिरी। ये देखकर कई लोग आसपास इकट्ठा हो गए। उन्होंने ही पुलिस को इसकी जानकारी दी, जिसकी वजह से उन तीनों की जान बच सकी। उधर राजस्थान के जोधपुर में कथावाचक साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध हालात में मौत होने के बाद उनके आश्रम में भारी हंगामा हो गया। उनके समर्थकों ने इसके पीछे बड़ी साजिश की आशंका जताई, क्योंकि साध्वी प्रेम बाईसा की मौत ऐसे समय में हुई जब उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होकर विवादों में घिर गया था। इस बीच साध्वी के समर्थकों ने उनके पिता पर गंभीर आरोप लगा दिए। बच्चे के साथ क्या किया? के बाद अस्पताल पहुंचे उनके कई समर्थकों ने वहां नारेबाजी भी शुरू कर दी। न्याय दो, न्याय दो, पैसा को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। जो वीडियो वायरल हुआ था वो पिछले साल का बताया गया, लेकिन इस मामले में सबसे बड़ा सवाल तब खड़ा हो गया जब साध्वी की मौत के बाद उनके सोशल मीडिया अकाउंट से एक पोस्ट की गई और उस पोस्ट में लिखा था कि जीते जी न सही लेकिन जाने के बाद तो न्याय मिलेगा। इस पोस्ट पर उनके कई समर्थक भड़क गए। मामले को दबाने की कोशिश की गई। हमारी प्रशासन से और जो न्याय की मूर्तियां उनसे हमारा निवेदन है, वास्तविकता निष्पक्ष जांच हो। हम इस जांच के और न्याय के इंतजार में बैठे हैं। लोगों ने मामले में कुछ छिपाने की कोशिश का भी आरोप लगाया। दावा किया गया कि आश्रम से सीसीटीवी कैमरों को भी गायब करवा दिया गया। साध्वी के समर्थकों के मुताबिक आश्रम में ही उनके खिलाफ बड़ी साजिश रची गई थी। बताया गया कि साध्वी प्रेम बाईसा की तबीयत पिछले कुछ रोज से खराब थी और आश्रम में ही उनका इलाज चल रहा था। कहा जा रहा है कि उन्हें एक गलत इंजेक्शन दिया गया और इसकी वजह से उनकी हालत खराब हो गई। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। उनकी मौत के बाद उनके समर्थकों ने पोस्टमार्टम करवाने की मांग की और इसे लेकर भी भारी गहमागहमी हुई। हालांकि बाद में पुलिस ने अपनी मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम करवाया। पुलिस ने यह भरोसा भी दिया कि वायरल हुए वीडियो से लेकर साध्वी की तबीयत खराब होने तक और गलत इंजेक्शन के आरोपों की भी जांच करवाई जाएगी। ऐसी कई बातें बताई जा रही हैं जो लिखित रिपोर्ट है इनके परिजन के द्वारा, उन सब पे जांच की जाएगी।
इससे पहले सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हुआ था उसमें साध्वी प्रेम बाइसा एक व्यक्ति से मुलाकात करती नजर आई। वो व्यक्ति उनके कमरे में दाखिल हुए और उनसे ही साध्वी मिली थी। इस वीडियो के वायरल होने के बाद साध्वी प्रेम बाइसा ने इसे साजिश बताया था। उन्होंने खुद सामने आकर बयान दिया था कि वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उनके पिता महंत वीरमनाथ थे, जिनसे वो लंबे समय बाद मिल रही थी। और उस वक्त साध्वी प्रेम बाइसा ने दावा किया था कि उस कमरे में मौजूद किसी और व्यक्ति ने इस वीडियो को रिकॉर्ड कर उसके साथ छेड़छाड़ की थी। अपनी बेटी को गले लगाता है और ढाढ़स बंधवाता है कि बेटा कोई बात नहीं, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और पास में ही खड़े किसी व्यक्ति ने वीडियो बनाया, उसको एडिट किया। कहा जा रहा है कि इसी वीडियो के सामने आने के बाद से साध्वी प्रेम बाइसा तनाव में रह रही थी और उनकी तबीयत बिगड़ गई थी, क्योंकि सोशल मीडिया पर कई लोगों ने उनकी आलोचना शुरू कर दी थी। हालांकि उनके समर्थकों ने दावा किया था कि उस वीडियो को एडिट किया गया था। साध्वी प्रेम बाइसा राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में कथा वाचन और भजन गायन के लिए जानी जाती थी। जोधपुर के अलावा राजस्थान के बाड़मेर और आसपास के कई दूसरे जिलों में उनके कार्यक्रम का आयोजन होता था। उनके सभी धार्मिक कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते थे। इधर झारखंड के गुमला में एक गाड़ी और एक मोटरसाइकिल के बीच हुई टक्कर के बाद गुस्साए लोगों ने जमकर तोड़फोड़ कर दी। बताया गया कि उस मोटरसाइकिल पर सवार 3 युवक टक्कर में घायल हो गए। इसके बाद वहां बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए और उन्होंने उस गाड़ी में तोड़फोड़ शुरू कर दी। इस बीच उनमें 2 से 3 लड़के उसके ऊपर चढ़े और लात मार गाड़ी की ड्राइविंग सीट के आगे लगा शीशा तोड़कर चकनाचूर कर दिया। कुछ देर में उन लोगों ने सड़क किनारे रखी ईंटें उठाई और उस गाड़ी पर फेंकते दिखे। गुमला के सदर थाना इलाके में तोड़फोड़ का सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ। उन लड़कों ने पूरी ताकत से उस गाड़ी का दरवाजा पकड़ा और खींचकर उसे अलग करते नजर आए। इस दौरान उन्होंने उसकी डिक्की में रखा सामान भी निकाल लिया। उधर हरियाणा की बॉक्सर स्वीटी बुरा उत्तराखंड के अल्मोड़ा में टैक्सी यूनियन के एक कर्मचारी से भिड़ गई। स्वीटी बुरा नीम करोली बाबा के दर्शन करने गई थी। आरोप लगा कि इस दौरान उन्होंने अपनी गाड़ी से शराब की कुछ बोतलें सड़क पर फेंक दी और टैक्सी यूनियन के कर्मचारी ने जब इसका विरोध किया तो वो उनसे उलझ गई। हालांकि स्वीटी बोरा ने इन आरोपों को झूठा बताया। स्वीटी बोरा उस कर्मचारी को धक्का मारती नजर आई। ये देखिए, यहाँ साक्षात दादागिरी चल रही। देखिए, इस दौरान उनके साथ मौजूद एक लड़की भी उस कर्मचारी को धमकाती दिखी। काफी देर तक बीच सड़क पर उनके बीच हाथापाई हुई। स्वीटी बोरा ने आरोप लगाया कि उस कर्मचारी ने उनके साथ बदतमीजी की, जबकि उस कर्मचारी के मुताबिक शराब की बोतलें फेंकने से मना करने पर स्वीटी बोरा ने उसे धमकाना शुरू कर दिया। उधर यूपी के वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर की चौखट से चांदी गायब होने से सनसनी मच गई। उत्तर प्रदेश के वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर के गर्भगृह की चौखट से चांदी गायब होने से हड़कंप मच गया। बाद में मंदिर प्रबंधन ने इस पर सफाई दी। दावा किया गया कि चांदी चोरी नहीं हुई बल्कि केमिकल युक्त इत्र की वजह से गलकर कुछ जगहों से गायब हो गई। 20 रुपए की जो इत्र की शीशी होती है ना, प्योर केमिकल की, वो लगाया जाता है, उससे ये गल रही है। दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पर दोस्ती कर महंगे गिफ्ट और विदेशी करेंसी का लालच देकर ठगी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश करने का दावा किया। पुलिस ने एक नाबालिग समेत 3 आरोपियों को पकड़ा और उनके पास से 22 मोबाइल फोन, सिम कार्ड और कई डेबिट कार्ड बरामद किए। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में 2 ट्रकों के बीच जोरदार टक्कर हो गई। भीषण हादसे में दोनों ट्रकों के परखचे उड़ गए और उनके ड्राइवर को काफी चोटें आईं। बीच सड़क पर हुई इस घटना की वजह से वहां ट्रैफिक जाम लग गया। डिप्टी सीएम अजीत पवार के निधन के बाद नए डिप्टी सीएम के नाम को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई। सूत्रों के मुताबिक डिप्टी सीएम पद के लिए अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार के नाम पर चर्चा शुरू हो गई। इधर महाराष्ट्र के बारामती में राजकीय सम्मान के साथ डिप्टी सीएम अजीत पवार का अंतिम संस्कार किया गया। बारामती में हुए विमान हादसे में उनके साथ प्लेन में सवार सभी 5 लोगों की जान चली गई थी। अजीत पवार का अंतिम संस्कार बारामती के विद्या प्रतिष्ठान शमशान घाट पर किया गया। यानी बारामती की जिस मिट्टी से उठकर उन्होंने अपने सियासी सफर की शुरुआत की थी, उसी जमीन पर उनका अंतिम संस्कार भी हुआ। अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार ने पार्थिव शरीर पर गंगा जल चढ़ाकर अंतिम विदाई दी। इसके बाद मंत्रोच्चार के साथ अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू की गई।
नाम समय सारे आदेशारी लोक। महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से भी राजकीय सम्मान के साथ डिप्टी सीएम अजीत पवार को अंतिम विदाई दी गई। इस दौरान वहां मौजूद हर एक व्यक्ति की आंखें नम दिखीं और सभी लोग अजीत पवार को याद करते दिखे। सभी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद अजीत पवार के दोनों बेटों पार्थ पवार और जय पवार ने पिता को मुखाग्नि दी। मुखाग्नि के बाद सभी ने अजीत पवार की चिता की परिक्रमा की। इस दौरान कुछ लोग तो घुटनों के बल बैठकर अजीत पवार को अंतिम प्रणाम करते दिखे। अंतिम संस्कार के दौरान शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले अपनी भाभी यानी अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को संभालती दिखी। पिता को मुखाग्नि देने के बाद पार्थ और जय ने हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन किया। अजीत पवार के अंतिम संस्कार के लिए देर रात से ही लोगों का हुजूम बारामती पहुंचना शुरू हो गया था और सुबह जब अजीत पवार की अंतिम यात्रा निकली तो बारामती की सड़कों पर उनके समर्थकों का सैलाब नजर आया। जहां तक नजरें जा रही थी लोग ही लोग नजर आ रहे थे। ऐसा लगा जैसे पूरा बारामती ही विद्या प्रतिष्ठान मैदान पर पहुंच गया। अजीत पवार के पार्थिव शरीर के वहां पहुंचने से पहले उनकी यात्रा के दौरान पूरे रास्ते पर लोगों की भीड़ खड़ी दिखाई दी। कई किलोमीटर तक गाड़ियों की कतार, बाइक, पैदल चलते लोग नजर आए। विद्या प्रतिष्ठान मैदान पर पहुंचने के बाद तिरंगे में लिपटे अजीत पवार के पार्थिव शरीर को एम्बुलेंस से उतारकर उस जगह रखा गया जहां अंतिम संस्कार होना था। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने उनके समर्थन में नारे लगाने शुरू कर दिए। अपने नेता की एक झलक पाने के लिए पहुंचे लोगों से पूरा विद्या प्रतिष्ठान मैदान खचाखच भरा नजर आया और अजीत पवार की मां ने भी नम आंखों से अपने बेटे को अंतिम विदाई दी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का प्लेन क्रैश में निधन हुआ और जिस वक्त यह हादसा हुआ उनकी मां बारामती में मौजूद अपने फार्म हाउस में टीवी देख रही थी और फार्म हाउस के मैनेजर के मुताबिक तभी टीवी पर अजीत पवार के विमान हादसे की खबर चलने लग गई। हालांकि उन्हें लगा कि अजीत पवार को हल्की फुल्की चोट ही आई होगी, लेकिन थोड़ी देर बाद टीवी पर खबर आई कि अजीत पवार को अस्पताल ले जाया जा रहा है। इसके बाद तुरंत अजीत पवार की मां ने टीवी का केबल काट दिया। इसके अलावा उनका फोन भी फ्लाइट मोड पर डाल दिया ताकि उन्हें अपने बेटे की मौत की खबर टीवी से ना पता चले। इसके बाद तो लोग उन्हें समझाने में लग गए कि अजीत पवार को ज्यादा कुछ नहीं हुआ, लेकिन फार्म हाउस के मैनेजर के मुताबिक अजीत पवार की मां इस जिद पर अड़ गईं कि उन्हें अस्पताल जाकर अजीत पवार से मिलना है। जब उन्हें रोका गया तो वो पैदल ही फार्म हाउस के बाहर निकल पड़ी। इसके बाद उन्हें मजबूरी में बारामती स्थित अजीत पवार के बंगले पर ले जाया गया। वहां उन्हें अजीत पवार की मौत की खबर मिली। फार्म हाउस के मैनेजर ने बताया कि अजीत पवार 4 दिन पहले ही अपनी मां से मिलने फार्म हाउस आए थे। तब उन दोनों के बीच काफी देर तक बातचीत हुई थी और इस सबके बीच विमानों के परिचालन पर नजर रखने वाली एजेंसी डीजीसीए और एएआईबी यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने विमान हादसे की जांच तेज कर दी। एएआईबी नागरिक उड्डयन मंत्रालय का एक विभाग है जो विमान हादसों की जांच करता है और यह पता लगाता है कि हादसे के पीछे की वजह क्या थी। एक रोज पहले महाराष्ट्र के बारामती में राज्य के डिप्टी सीएम अजीत पवार का विमान हादसे का शिकार हो गया था। हादसे में अजीत पवार समेत 5 लोगों की जान चली गई। हादसा कैसे हुआ इसका पता लगाने के लिए डीजीसीए और एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के अधिकारियों ने अपनी जांच तेज कर दी। अजीत पवार का प्राइवेट जो प्लेन था वो जिस तरह से दुर्घटनाग्रस्त हुआ, क्रैश हुआ, उसी जगह पर आज न्यूज़ 18 इंडिया की टीम मौजूद है। यहाँ पर सुबह से ही जो डीजीसीए और एएआईबी के जो अधिकारी हैं वो घटनास्थल पर पहुंचे हुए हैं। इन दोनों जांच एजेंसियों के अलावा फोरेंसिक टीम के अधिकारी भी हादसे वाली जगह पर एक एक चीज को खंगालते नजर आए ताकि विमान हादसे के पीछे की वजह पता की जा सके। इस दौरान वहां मौजूद अधिकारी विमान के जले हुए हिस्सों से लेकर टूटे हुए हिस्सों की पड़ताल करते दिखाई दिए। खास तरह के केमिकल से विमान के बिखरे हुए हिस्सों की मार्किंग और मैपिंग की गई। इसके अलावा पूरी जांच प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई गई। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लगातार रिपोर्ट जो है वो तैयार की जा रही है, वीडियोग्राफी पूरी जो है वो की जा रही है, मैपिंग की जा रही है और जो ब्लैक बॉक्स है वो भी जो है वो बरामद कर लिया गया है। बारामती की जिस हवाई पट्टी के पास विमान हादसा हुआ था उस जगह को पुलिस ने सील कर दिया। लोगों ने वहां आने जाने पर रोक लगा दी। इस दौरान नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने भरोसा दिया कि नियमों और तय समय सीमा के अंदर जांच पूरी कर ली जाएगी।
इधर महाराष्ट्र के बारामती में हादसे का शिकार हुए विमान के पायलट सुमित कपूर को दिल्ली में अंतिम संस्कार किया गया। सुमित दिल्ली के रजौरी गार्डन इलाके के रहने वाले थे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार जिस विमान में सवार थे उसके पायलट सुमित ही थे और उस विमान के क्रैश होने की वजह से उन्हें भी अपनी जान गंवानी पड़ी। बारामती में हुए विमान हादसे के बाद उनके पार्थिव शरीर को दिल्ली लाया गया। एक एम्बुलेंस एयरपोर्ट से पायलट सुमित कपूर के पार्थिव शरीर को लेकर पंजाबी बाग इलाके के शमशान घाट पर पहुंची। वहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद नजर आए। इस बीच पायलट सुमित के पार्थिव शरीर को एम्बुलेंस से बाहर निकालकर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। इस दौरान उनके परिवार के लोग फूट फूट कर रोते दिखे और थोड़ी देर के बाद उनके परिवार के लोगों और उनके दोस्तों ने नम आंखों से उन्हें आखिरी विदाई दी। इस दौरान पायलट सुमित कपूर के दोस्तों ने न्यूज़ 18 से बात की और उनके साथ बचपन में बिताए पुराने दिनों को याद किया। उन्होंने बताया कि हादसे की खबर आने पर किसी को भी इस पर यकीन नहीं हुआ। उनके दोस्तों के मुताबिक जिस विमान में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार सवार थे उसमें पहले किसी और पायलट की ड्यूटी लगी थी। कोई और जाना था पायलट ने, बट ही वाज नॉट वेल और मे बी ही वाज स्टक इन द ट्रैफिक, तो कोई दूसरा बंदा गया उसकी बजाय। अच्छा, कितने मिनट से पहले आया होगा कॉल उनको? 15 मिनट कह रहे हैं सारे। अच्छा, 15 मिनट कह रहे हैं, बट इट शुड नॉट बी 15 मिनट्स, एटलीस्ट 1 घंटे का टाइम एटलीस्ट जरूर होगा। उनके दोस्तों ने बताया कि किसी वजह से वो पायलट ड्यूटी पर नहीं पहुंच पाए थे और दावा किया गया कि आखिरी वक्त में ड्यूटी के लिए सुमित कपूर के पास फोन आया और उन्हें जाना पड़ा। उधर राजस्थान के पाली में कुछ लोगों ने एक सांड पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। राजस्थान के पाली में कुछ उपद्रवियों ने एक सांड पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। लपटों से घिरा वो सांड छटपटाता हुआ गलियों में इधर उधर भागता दिखाई दिया। मामला पाली के पिपलिया गांव का रहा। गांव के लोगों ने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की। गुजरात के गिर सोमनाथ में एक बुजुर्ग व्यक्ति ने अपने बेटे को बचाने के लिए एक आदमखोर तेंदुए को धारदार हथियारों से मारकर मौत के घाट उतार दिया। ऊना इलाके के गांगड़ा गांव में वो बुजुर्ग अपने बेटे के साथ घर के बाहर बैठे थे, तभी तेंदुए ने हमला कर दिया। इस दौरान दोनों घायल हो गए। राजस्थान के दौसा में एक बस और मोटरसाइकिल के बीच आमने सामने की टक्कर हो गई। इस दर्दनाक हादसे में मोटरसाइकिल सवार की जान चली गई। घटना दौसा के लालसोट इलाके में हुई। खुद को बौद्ध समुदाय का बताकर अल्पसंख्यकों को मिलने वाला आरक्षण मांग रहे एक व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने इसे नए किस्म की धोखाधड़ी बताया। कोर्ट पहुंचे उम्मीदवार ने पहले खुद को सामान्य वर्ग का बताया था, लेकिन बाद में अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र के आधार पर पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स में दाखिला दिए जाने की मांग की। इधर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में गन्नों से भरा एक ट्रक बच्चों की स्कूल वैन पर गिर गया। इसके बाद वहां चीख पुकार मच गई। जानकारी के मुताबिक वो स्कूल वैन बच्चों को घर छोड़ने जा रही थी और उसी वक्त रास्ते में गन्नों से लदा वो ट्रक उस वैन पर पलट गया। ट्रक में भरे सारे गन्ने उस पर गिर गए। इसकी वजह से उस वैन में बैठे 19 बच्चे फंस गए। ये देखते ही आसपास मौजूद लोग उन बच्चों को बचाने के लिए दौड़ पड़े। उन्होंने गन्नों को हटाकर बच्चों को बाहर निकालना शुरू कर दिया। हालात ऐसे हो गए कि वहां क्रेन बुलानी पड़ गई। इसके बाद भी उन बच्चों को बाहर निकालने में कई घंटे लग गए। जानकारी के मुताबिक उस वैन में सवार कुछ बच्चों को काफी ज्यादा चोट आई। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उधर दिल्ली के नबी करीम इलाके में पल्लवी पैलेस नाम के एक होटल में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। बताया गया कि आग लगने की वजह से वहां कई लोग फंस गए। पुलिस को सुबह करीब 3 बजे आग लगने की खबर मिली। इसके बाद पुलिस के जवानों ने वहां पहुंचकर होटल में फंसे 8 लोगों की जान बचाई, लेकिन पुलिस के वहां पहुंचने से पहले ही आग पूरे होटल में फैल गई और उसकी वजह से दूर से ही आग की लपटें नजर आने लगी। आग की लपटों को देखकर वहां मौजूद लोग डर गए। मैंने सही फोन कर दिया, मुझको लगी मैं टाइम पे फोन कर दिया। फिर बिना समय गंवाए उस होटल में फंसे लोगों को निकालने का काम शुरू किया गया। पहले पुलिस के जवान दूसरे होटल की छत से उस होटल की छत पर पहुंचे जिसमें आग लगी थी। आप लोग दूसरे होटल से ऐसे आए थे? इधर आओ, दिखाते हैं। इधर से नीचे हमने जो उनके शर्टें वगैरह पड़ी है, नहीं पैर रख के और छत के रास्ते ही वहां अलग अलग कमरों में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया और आग लगने की वजह से होटल का सारा सामान जलकर राख हो गया। वहां धुआं भर चुका था। उसकी वजह से होटल के कमरे में फंसे लोगों का दम घुटने लगा। दिल्ली पुलिस के जवान उन लोगों को कमरे से निकालकर छत पर लेकर पहुंचे। उन लोगों ने बताया कि कुछ और लोग भी अलग अलग कमरों में फंसे हुए हैं। पानी पिलाओ। हमारे और 203 में कितने? 203 में 3 लोग हैं। सेकंड फ्लोर पे। और फिर होटल में फंसे दूसरे लोगों को बाहर निकाला गया। उस दौरान कुछ लोग दर्द की वजह से कराहते रहे। भैया मेरा 4th फ्लोर पे भैया अटक गया, देखो
छोटा भाई है। कहाँ है छोटा भाई? आपका छोटा भाई नहीं, कहाँ पर आपका? पानी पियो, पानी भाई, पानी पियो, पानी पियो, थोड़ा पानी पियो, थोड़ा सांस लो, पानी पियो। कुछ नहीं हो रहा, ठीक है, सांस लो बस। दिल्ली पुलिस के जवानों ने होटल से 8 लोगों को निकाला और ज्यादा झुलस जाने की वजह से 3 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई गई। पुलिस होटल में आग लगने के कारणों की जांच में जुट गई। उधर देश भर में तेज रफ्तार की वजह से हो रहे हादसों के बीच जयपुर में भी एक भयानक हादसा हुआ। वहां एक तेज रफ्तार कार कई गाड़ियों को टक्कर मारने के बाद एक शॉपिंग मॉल की दीवार में जा घुसी। आरोप लगाया गया कार का ड्राइवर नशे में धुत था, इसी वजह से उससे अपनी कार पर कंट्रोल उसने खो दिया और वो शॉपिंग मॉल की दीवार से जाकर टकरा गई। दीवार तहस नहस हो गई। आवाज सुनते ही कुछ लोग दौड़ कर आए और कार के ड्राइवर को बाहर निकाला। दावा किया गया कि वहां मौजूद लोगों ने उसकी पिटाई कर दी। इसके बाद वहां पहुंची पुलिस ने उसे हिरासत में लिया और मेडिकल चेकअप के लिए ले गई। दीवार से टकराने से पहले उस कार ने 2 बाइक और 3 गाड़ियों को भी टक्कर मारी। इसकी वजह से उन गाड़ियों के परखचे उड़ गए। उधर चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल कर ली। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के अलग अलग लड़ने की वजह से बीजेपी ने चुनाव में आसानी से जीत दर्ज कर ली। मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर तीनों पदों पर बीजेपी ने कब्जा जमा लिया। सौरभ जोशी चंडीगढ़ के 29वें मेयर बन गए। मेयर चुनाव में बीजेपी को 18 वोट, कांग्रेस उम्मीदवार को 7 और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को 11 वोट मिले। दिल्ली मेट्रो फेज 5A के तहत केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन को ट्रिपल इंटरचेंज स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। ये स्टेशन येलो लाइन, वायलेट लाइन और मेजेंटा लाइन एक्सटेंशन से जुड़ेगा। इससे सेंट्रल विस्टा और आसपास के सभी सरकारी दफ्तरों को सीधी मेट्रो कनेक्टिविटी मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी कंपनियों के CEO और इस सेक्टर में काम करने वाले एक्सपर्ट से बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसे AI इकोसिस्टम की दिशा में काम करने की जरूरत पर जोर दिया जो पारदर्शी, निष्पक्ष और सुरक्षित हो। इसके अलावा उन्होंने स्वदेशी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की अपील की। उधर बांग्लादेश के शेरपुर जिले में खालिदा जिया की पार्टी BNP और कट्टरपंथी विचारधारा वाली राजनीतिक पार्टी जमाते इस्लामी के कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प हो गई। खबरों के मुताबिक इस झड़प के दौरान जमाते इस्लामी के एक नेता की मौत हो गई, क्योंकि एक कार्यक्रम के दौरान दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता एक दूसरे के खून के प्यासे दिखे। दोनों गुट के नेता एक दूसरे से मारपीट करते और कुर्सियां चलाते दिखाई दिए। इस दौरान भागते हुए जमीन पर गिरे एक व्यक्ति को कुछ लोग बुरी तरह पीटते नजर आए। ऐसा लगा जैसे वो पीट पीट कर उसकी जान ले लेंगे। पिटाई के दौरान वो लोग नारे लगाते सुनाई दिए। थोड़ी देर में वहां अफरा तफरी मच गई और चुनावी कार्यक्रम BNP और जमाते इस्लामी के कार्यकर्ताओं की जंग में बदल गया और दोनों पक्ष की तरफ से कुर्सियों से जमकर हमला किया गया। खबरों के मुताबिक शेरपुर के जिनेगाती इलाके में प्रशासन की तरफ से एक कार्यक्रम रखा गया था। कार्यक्रम में संसदीय सीट शेरपुर 3 से चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को मतदाताओं के सामने अपना चुनावी घोषणा पत्र रखने के लिए बुलाया गया था, लेकिन कार्यक्रम शुरू होने से पहले BNP और जमाते इस्लामी पार्टी के समर्थकों के बीच आगे की कतार में कुर्सियों पर बैठने को लेकर बहस हो गई। थोड़ी देर में वहां धक्का मुक्की शुरू हो गई, फिर हिंसक झड़प हो गई। मारपीट में दोनों पक्षों के कम से कम 65 लोग घायल हो गए। मारपीट में घायल जमाते इस्लामी के नेता रजाउल करीम की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों से भड़के ईरान ने अमेरिका और इजरायल से एक साथ निपटने की हुंकार भर दी। उसने 2 टूक कह दिया कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला करने की गलती की तो ईरान की फौज सिर्फ अमेरिकी ठिकानों पर ही हमले नहीं करेगी, बल्कि उसके सहयोगी इजरायल को भी दहला कर रख देगी। यानी ईरान ने साफ किया कि अमेरिका से जंग छिड़ने पर उसके निशाने पर इजरायल भी रहेगा। यही नहीं, उसने इजरायल की आर्थिक राजधानी तेल अवीव में बारूद की बारिश कर वहां तबाही मचाने की धमकी दे डाली। यह धमकी ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के सलाहकार अली शमखानी ने दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर अमेरिका और इजरायल को एक साथ ललकारा और दावा किया कि ईरान की सेना दुश्मन के हर हमले का उसी की भाषा में जवाब देने के लिए तैयार बैठी। अली शामखानी ने चेतावनी दी कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ कोई भी एक्शन लिया तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। उन्होंने साफ किया कि ईरान में की गई किसी भी सैन्य कार्रवाई को युद्ध माना जाएगा और इसके जवाब में ईरान ऐसा तगड़ा पलटवार करेगा जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा।
ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के सलाहकार इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने पश्चिम एशिया में अमेरिका के सहयोगी देशों और इजरायल को भी निशाने पर ले लिया। अली शामखानी ने धमकी दी कि ईरान पर किए गए हमले में अगर अमेरिका का किसी ने साथ दिया तो उसे भी छोड़ा नहीं जाएगा। मतलब ईरान की सेना अपनी मिसाइलों का मुंह अमेरिका के मददगारों की तरफ मोड़ देगी। अली शामखानी ने ईरान के कट्टर दुश्मन इजरायल का खासतौर पर जिक्र किया। उन्होंने आशंका जताई कि अमेरिका के हमला करने पर इजरायल भी उसकी मदद के लिए उतर सकता है। इसीलिए खामनेई के सलाहकार ने ईरान से करीब 2300 किलोमीटर दूर मौजूद इजरायल में घुसकर तबाही मचाने की धमकी दी। उन्होंने इजरायल के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले शहर तेल अवीव के दिल पर वार करने की बात कही। ईरान के ये तेवर ऐसे समय पर दिखे जब अमेरिका ने उसे चारों तरफ से घेरने का काम तेज कर दिया। यही नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला का जिक्र कर ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश भी की, क्योंकि इसी महीने की शुरुआत में अमेरिका ने वेनेजुएला पर अचानक एयर स्ट्राइक कर उसके राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को जबरदस्ती गिरफ्तार कर लिया था। इतना ही नहीं, बाद में उन्हें न्यूयॉर्क की एक जेल में कैद कर दिया गया। वेनेजुएला पर हमला करने से कुछ दिन पहले ही अमेरिका ने उसके आसपास अपनी सैन्य तैनाती बढ़ा दी थी। ठीक उसी तरह की तैयारी ईरान के खिलाफ भी तेज कर दी गई। इसी के तहत अमेरिका का खतरनाक एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन कुछ दिन पहले ही ओमान की खाड़ी में पहुंच चुका है। यानी अमेरिका ने उसे ईरान की चौखट पर तैनात कर दिया। लेकिन ईरान पर भड़के ट्रंप इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने पश्चिम एशिया में एक और एयरक्राफ्ट कैरियर भेजने का ऐलान करके खलबली मचा दी। और खबर है कि दर्जनों लड़ाकू विमानों को लेकर चलने वाला वो एयरक्राफ्ट कैरियर जल्द ही ईरान के नजदीक ओमान की खाड़ी में पहुंच जाएगा। ट्रंप का दावा है कि उन्होंने ईरान को घेरने के लिए इतने बड़े पैमाने पर सेना भेज दी जितनी वेनेजुएला के लिए भी नहीं भेजी थी। एयरक्राफ्ट कैरियर और युद्धपोतों की तैनाती के अलावा पश्चिम एशिया के अलग अलग देशों में मौजूद अमेरिका के सैन्य अड्डों को पहले ही अलर्ट मोड में रहने के आदेश दिए जा चुके हैं। ऐसे में आशंका जताई गई कि अमेरिका ने ईरान पर धावा बोला तो आसमान और समंदर ही नहीं बल्कि जमीन के रास्ते भी हमले किए जा सकते हैं। मतलब अमेरिका की सेना हर तरफ से ईरान पर वार कर सकती है। हालांकि ट्रंप ने ईरान को युद्ध के हालात से बचने का भी रास्ता सुझाया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर ईरान के सामने प्रस्ताव रखा कि वो अमेरिका के साथ परमाणु समझौते पर बातचीत के लिए जल्द से जल्द राजी हो जाए। ट्रंप के मुताबिक सभी की भलाई इसी में है कि ईरान के पास कोई परमाणु हथियार न हो। यानी ट्रंप ने साफ किया कि अगर ईरान ने परमाणु बम बनाने की जिद छोड़ दी और अमेरिका से डील कर ली तो वो अपने कदम पीछे खींच लेंगे। हालांकि परमाणु समझौते को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच पिछले साल भी कई दौर की बैठकें हुई थी, लेकिन तब बात बन नहीं पाई। इसी बीच ईरान में महंगाई के मुद्दे को लेकर सरकार विरोधी प्रदर्शन शुरू हुए तो अमेरिका और ईरान एक बार फिर आमने सामने आ गए, क्योंकि ट्रंप ने खुलकर ईरान में प्रदर्शन कर रहे लोगों का समर्थन किया था और मदद का भरोसा भी दिया था। उनकी चेतावनियों के बाद ईरान में भड़की प्रदर्शन की आग ठंडी होती दिखी। लेकिन इस सब के बीच ईरान की राजधानी तेहरान में उस वक्त खलबली मच गई जब वहां एक बार फिर हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए। वहां महंगाई से परेशान लोगों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और जमकर बवाल किया। तेहरान के कई इलाकों में तोड़फोड़ और आगजनी भी की गई। हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। पुलिस के एक्शन में आते ही प्रदर्शनकारियों में अफरा तफरी मच गई। इस दौरान कुछ लोग तो वहां से भाग खड़े हुए, जबकि कई प्रदर्शनकारी पुलिस वालों से भिड़ गए। इस झड़प में कुछ लोगों के घायल होने की भी खबरें आई। लेकिन पुलिस की सख्ती के बाद भी तेहरान की सड़कों पर इकट्ठा हुए लोगों ने हटने का नाम नहीं लिया। बताया गया कि वहां 1 लाख से ज्यादा लोग प्रदर्शन में शामिल हुए। इस दौरान सड़कों पर खूब उत्पात मचाया गया। कुछ प्रदर्शनकारियों ने तो एक सड़क के किनारे लगे ईरान के एक विशाल झंडे को उतारा और उसे फाड़ डाला। भीड़ ने कुछ ही सेकंड के अंदर उस झंडे के टुकड़े टुकड़े कर दिए। लोगों का गुस्सा ऐसे समय पर भड़का जब ईरान में महंगाई के मुद्दे पर छिड़े आंदोलन को 1 महीना पूरा हुआ, क्योंकि पिछले महीने की 28 तारीख को ही वहां सबसे पहले प्रदर्शन शुरू हुए थे और फिर देखते ही देखते पूरा ईरान हिंसा की आग में जल उठा था। पुलिस और प्रदर्शनकारियों की झड़पों में सैकड़ों लोगों के मारे जाने की खबरें आई थी और हजारों लोग घायल हुए थे। इस दौरान घायलों का इलाज करने के लिए कुछ डॉक्टर अपनी जान पर खेल गए थे, क्योंकि ईरान की सरकार पर आरोप है कि उसने पुलिस कार्रवाई में घायल हुए लोगों को अस्पतालों में इलाज नहीं देने के आदेश दिए थे। लेकिन दावा है कि सरकार के आदेश के खिलाफ जाकर कुछ डॉक्टरों ने घायलों की मदद की। खबर है कि इसीलिए ईरान की सरकार ने उन डॉक्टरों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। दावा तो यहां तक किया गया कि गिरफ्तार किए जा चुके अली रजा गुलचीनी नाम के एक डॉक्टर को फांसी पर लटकाने की तैयारी तेज कर दी गई,
क्योंकि घायल प्रदर्शनकारियों का इलाज करने की वजह से उन पर ईश्वर के खिलाफ विद्रोह करने के आरोप लगे। दावा है कि इस आरोप के लिए उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। उधर दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया में हुए एक विमान हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई। दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया में हुए एक विमान हादसे में वहां के एक सांसद समेत 15 लोगों की जान चली गई। बताया गया कि उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही वो प्लेन क्रैश हो गया। ये घटना किस वजह से हुई, इसकी जांच शुरू कर दी गई। बजट सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन परिसर में मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म को सरकार की नीति बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी सांसदों का आभार व्यक्त किया और रिफॉर्म एक्सप्रेस को गति देने की अपील की। सरकार की ये पहचान रही है, रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, और अब तो हम रिफॉर्म एक्सप्रेस पर चल पड़े हैं। पार्टी से नाराजगी की अटकलों के बीच कांग्रेस नेता शशि थरूर ने मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि उनके और पार्टी के बीच सब कुछ ठीक है और वो साथ मिलकर काम करते रहेंगे। सौभाग्य की एक बात यह कि जानकार बता रहे हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी खबर पर तो लोगों का ध्यान ही नहीं जा रहा। चीन के राष्ट्रपति ने अपनी सेना के सबसे बड़े जनरल को हटा दिया। यह कोई छोटी मोटी बात या वहां का कोई अंदरूनी मामला नहीं है। जनरल को हटा दिया उन्होंने। चीन में जो होता है उसका पूरी दुनिया पर असर हो सकता है। तो क्या चीन के राष्ट्रपति डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं? अमेरिका से नहीं, अपनी ही सेना से। दुनिया की नजर अमेरिका और ईरान पर लगी हुई थी और शी जिनपिंग ने अपनी सेना के सबसे बड़े जनरल को हटा दिया। चीन की सेना के सबसे बड़े जनरल थे जनरल झांग यूशिया थे, यानी चीन की सेना के दूसरे सबसे ताकतवर शख्स। मतलब सबसे ताकतवर तो सेना में भी शी जिनपिंग ही हैं, लेकिन वर्दीधारी अफसरों में सबसे ताकतवर थे जनरल झांग यूशिया। और ये शी जिनपिंग के बहुत पुराने दोस्त बताए जाते हैं। खुद शी जिनपिंग ने इनको सेना का सबसे ताकतवर अफसर बनाया था। उनको भी हटा दिया और उनके साथ के ताकतवर जनरल लियू जेंडली पर भी जांच बैठा दी। यानी सेना के टॉप दोनों अधिकारी हटा दिए एक ही झटके में। तो ऐसा क्या हो गया? बताया तो यह जा रहा है कि उन पर भ्रष्टाचार के आरोप थे। लेकिन चीन के अंदर क्या चलता रहता है, यह सही खबर पता लगाना कभी आसान नहीं होता। लेकिन टॉप के दोनों जनरलों को हटाने का मतलब कोई छोटा मोटा नहीं हो सकता। चीन में सेना को चलाने वाला एक सीएमसी होता है, सेंट्रल मिलिट्री कमीशन। उसके टॉप पर होते हैं चेयरमैन, और वो चेयरमैन खुद शी जिनपिंग ही है। तो टॉप पर तो वो हैं, यानी सेना की कमान भी उन्हीं के पास है, और चेयरमैन वो है, और चेयरमैन के साथ होते हैं 6 जनरल या 6 वाइस चेयरमैन। तो ये 7 लोग होते हैं। एक एक करके शी जिनपिंग ने पहले ही 4 वाइस चेयरमैन तो हटा दिए थे। 4 हटा दिए थे उन्होंने सीएमसी से पहले ही, सब भ्रष्टाचार के नाम पर। 2 ही बचे थे, और 2 बचे थे। और फिर शी जिनपिंग ने क्या किया कि एंटी करप्शन विभाग के सेक्रेटरी झांग शेंगमिन को प्रमोट करके सीएमसी में वाइस चेयरमैन का पद दे दिया था। यानी 2 बचे थे, और ये जो इनको दे दिया वो युद्ध लड़ने वाले जनरल नहीं है, उनका लड़ने का कोई अनुभव नहीं है, वो तो भ्रष्टाचार पकड़ने के लिए जिम्मेदार अधिकारी थे। उनको भी वाइस चेयरमैन बना दिया था अक्टूबर में। तो 2 पहले वाइस चेयरमैन थे, 6 थे, 4 हटा दिए थे, 2 बचे थे, फिर इनको बना दिया तो 3 वाइस चेयरमैन हो गए उनके साथ। अब जो 3 थे उनमें टॉप के जनरल को हटा दिया और दूसरे पर जांच बैठा दी। यानी सेना की सबसे बड़ी अथॉरिटी जिसमें 7 लोग होते हैं, यानी खुद शी जिनपिंग और 6 और लोग, उसमें शी जिनपिंग के साथ सिर्फ बचे 1। 3 थे, वो 2 भी हटा दिए, और वो 1 वो भी जो अभी कुछ टाइम पहले ही लिए गए सीएमसी में। अब कहने को कहानी यह बनाई जा रही है कि शी जिनपिंग भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करते, अपने सबसे करीबी दोस्त को भी नहीं छोड़ा, उसको भी निकाल दिया। यह भी कहा जा रहा है कि ये जनरल अमेरिका को चीन के परमाणु राज बता रहे थे। ऐसी खबरें प्लांट की जा रही हैं, यानी चीन के साथ गद्दारी कर रहे थे और शी जिनपिंग ने अपना चाबुक चला दिया। लेकिन चीन के अंदर से जो खबरें आती हैं, दुनिया जानती है कि उनमें कहां कुछ जाता है, होता कई बार कुछ और ही है। चीन की सरकार को भी अच्छी तरह पता है कि पश्चिमी मीडिया में खबरें किस तरह से प्लांट करवानी होती हैं। पश्चिमी मीडिया इस झांसे में कई बार आ चुका है।
क्योंकि अगर शी जिनपिंग इतने ही ताकतवर हैं तो उनकी नाक के नीचे उनकी सेना का सबसे बड़ा अफसर भ्रष्टाचार कर रहा था इतने साल तक और उनको भनक तक नहीं लगी। यह कैसे हो सकता? शी जिनपिंग 2012 से चीन के लीडर हैं। उन्होंने अपनी इमेज भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले लीडर की बनाकर वहां बड़ी मुहिम चलाई है। कई साल से चला रहे हैं ऐसी मुहिम जिसमें पता है वो कितने अफसरों को सजा दे चुके हैं? 2 लाख से ज्यादा अफसरों को सजा दी जा चुकी है। वहां पर सेना में भी कई जनरलों को हटाया गया, खासकर उनकी रॉकेट फोर्स में। वो रॉकेट फोर्स में क्या आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार होने की वजह से हथियार सही तरीके से बन नहीं पा रहे थे, मिसाइलें नहीं बन पा रही थी। क्या भ्रष्टाचार? खबरें आई कि रॉकेट फोर्स को मिसाइलें बनानी थी, वो बना नहीं पाए तो दिखाने के लिए उनमें पानी भरकर रख दिया, ईंधन की जगह। जहां ईंधन डालते हैं वहां पानी डाल दिया और फायर करने पर मिसाइल के ढक्कन भी नहीं खोले थे। मतलब अपने आप को ताकतवर बना लिया था शी जिनपिंग ने अपने आप को तो ताकतवर बना लिया, लेकिन खुद को चुनौती देने वालों को हटाते हटाते ऐसे लोग रह गए कि सेनाएं फिसड्डी हो गई। लेकिन इतने साल तक ये करते करते भी शी जिनपिंग क्या सेना पर पूरा कंट्रोल नहीं कर पाए हैं? नहीं तो पूरी टॉप लीडरशिप क्यों हटानी पड़ गई? जो आखिरी 2 जनरल थे टॉप संस्था में वो भी हटा दिए, तो उनको क्या डर सता रहा है? जब पूरी सेना ही वफादारों की बना दी थी, अपने वफादारों की, तब भी ये क्यों करना पड़ गया? आधुनिक चीन को बनाने वाले जो लीडर माने जाते हैं ना, माओ, वो भी ऐसे ही ऑपरेट करते थे। जो भी थोड़ा सा सर उठाता था उसका सर किसी आरोप के नाम पर कलम कर दिया जाता था। कह रहे हैं कि शी भी इसी तरह ऑपरेट करते हैं। तो क्या शी जिनपिंग को भी कोई ऐसा ही डर सता रहा है? क्योंकि माओ को भी यह डर सताता था कि और खड़ा ना हो जाए। शी को भी यही डर सता रहा है, शी जिनपिंग को, कि उनके खिलाफ कोई चिंगारी भड़क ही ना सके। याद रखिए, चीन की सेना ने कई साल से कोई जंग नहीं लड़ी है। तैयारियां तो खूब करती रहती है उनकी सेना, हथियार बनाती रहती है, लेकिन हथियारों की टेस्टिंग किसी जंग में नहीं कर पाई है। शी जिनपिंग की ताकत तो चीन के अंदर बनी रही होगी, लेकिन क्या सेना की ताकत वो नहीं है जैसी चीन दुनिया को दिखाकर अपना डंका पीटना चाहता है? क्या यह वजह है? अभी ताइवान के खिलाफ हुंकार भरने की तैयारियां फिर तेज कर दी हैं चीन की सेना ने, लेकिन टॉप के जनरल ही हटा दिए। तो सेना को क्या संदेश जाएगा? ताकत का संदेश जाएगा या घबराहट का संदेश जाएगा? कुछ आंकलन यह है कि इतने अफसरों को हटाने से सेना में डर फैल गया है। नए अफसरों के पास अनुभव नहीं है। पुराने लोग जो युद्ध लड़ने की ताकत रखते थे उनको अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में शी जिनपिंग ने हटा दिया। इससे फैसले लेने में दिक्कत आ रही है। अमेरिका ने जो ग्रीनलैंड पर तेवर अपनाए हुए हैं और जो वेनेजुएला में किया, उससे रूस को भी यूक्रेन को दबाने का मौका मिल गया। तो चीन भी ताइवान पर कोई बड़ा ऑपरेशन कर सकता था। हुंकार तो अब भी बढ़ता दिख रहा है, लेकिन क्या तैयारी पूरी नहीं हुई इसलिए जनरल हटा दिया शी जिनपिंग ने? इस पर भी दो तरह के आकलन सामने आ रहे हैं। एक ये कि अभी चीन तैयार ही नहीं है और ताइवान से भिड़कर अपनी फजीहत नहीं करवाना चाहता, क्योंकि सामने अमेरिका के आने का खतरा है और चीन की सेना अगर उसमें पिट गई या पिछड़ती हुई दिखी तो सारा जो सुपर पावर बनने का तामझाम शी जिनपिंग ने खड़ा किया है वो धराशायी होने का खतरा है। दूसरा आकलन इसके बिल्कुल उलट है कि जनरल को हटाने के बाद शी जिनपिंग दुनिया को भी यह दिखाना चाहेंगे और अपनी पब्लिक को भी यह दिखाना चाहेंगे कि वो अब और ताकतवर हो गए, इसलिए अब तो ताइवान पर कुछ ना कुछ वो जरूर करेंगे। यानी घबराहट में शी जिनपिंग और ज्यादा आक्रामक हो सकते हैं। लेकिन अगर सेना की तैयारी में इतने बड़े छेद हैं कि टेस्टिंग में मिसाइलों के ढक्कन भी नहीं खुल रहे, तो शी जिनपिंग ये जोखिम क्यों उठाएंगे कि फजीहत हो जाए और वो अपने देश में ही कमजोर दिखे? यानी अमेरिका इस कमजोर कड़ी और कमजोर घड़ी का फायदा उठा सकता है। यानी आने वाले दिनों में यह कहानी क्या मोड़ लेती है, इस पर पूरी दुनिया का भविष्य टिका हुआ है। इतिहास बताता है कि ऐसी ही छोटी सी हलचल से बड़ी बड़ी वर्ल्ड वॉर शुरू होती है। याद रखिए, चीन के अंदर क्या चल रहा है यह असल में जानना इतना आसान नहीं है। इसलिए जो चीन के सारे टॉप जनरल साफ कर दिए हैं शी जिनपिंग ने, यह दुनिया की सबसे अहम खबर है। 100 बात की एक बात। इधर वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने लोकसभा में आर्थिक सर्वे 2026 पेश किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने लोकसभा में अर्थव्यवस्था की सालाना स्थिति बताने वाला आर्थिक सर्वे 2026 पेश किया। सर्वे में वित्त वर्ष 2026-27 में देश की जीडीपी ग्रोथ 6.8 से 7.2% के बीच रहने का अनुमान जताया गया।
केंद्र सरकार ने अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेकर जारी बातचीत के इस साल पूरे होने की उम्मीद जताई। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण में इस बात की जानकारी दी गई। विदेशी निवेशकों की वापसी से शेयर बाजार को सपोर्ट मिला। सेंसेक्स 221 अंक चढ़ा तो निफ्टी भी उछलकर 25,418 पर पहुंच गया। इस तेजी से निवेशकों ने करीब 23,000 करोड़ रुपए कमाए। सबसे ज्यादा तेजी मेटल और पावर इंडेक्स में रही, जबकि आईटी और एफएमसीजी इंडेक्स गिरकर बंद हुए। दिल्ली के विजय चौक पर बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी हुई, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मौजूद रहीं। समारोह में प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद रहे। इस दौरान वायुसेना के बैंड ने हिंदी में ऑपरेशन सिंदूर की संरचना बनाई। उधर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में दिन दहाड़े एक टीचर पर हुए हमले से सनसनी मच गई। वो टीचर अपने एक छात्र के साथ बाइक पर स्कूल से घर लौट रहे थे, तभी 3 बदमाशों ने उनकी बाइक को ओवरटेक किया और उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और इसके बाद उन्होंने टीचर को अंधाधुंध मारना शुरू कर दिया। वो तीनों नकाबपोश बदमाश उन्हें बेरहमी से मारते नजर आए। उन्होंने उन पर जमकर लात घूंसे बरसाए। ये सब देखकर वो छात्र वहां से भाग गया, जिसकी बाइक पर वो टीचर स्कूल से घर लौट रहे थे। काफी देर तक बीच सड़क पर मारपीट चलती रही। इसके बाद भीड़ बढ़ती देख वो बदमाश अपनी बाइक पर बैठकर वहां से फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पहचान कराकर उनमें से 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा तीसरे की तलाश की जा रही है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर टीचर पर हमला करने की वजह का पता लगाने में जुट गई। इधर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बनारस लिट फेस्टिवल की शुरुआत हो गई। 4 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम की शुरुआत 80 घाट पर गंगा आरती से हुई। कार्यक्रम में 350 से ज्यादा साहित्यकार, गायक, खिलाड़ी और फिल्मी हस्तियां हिस्सा लेंगी। इसके अलावा 13 देशों के चित्रकार भी इसमें शामिल होंगे। बनारस लिट फेस्टिवल के दौरान संगीत, साहित्य और कला पर चर्चा होगी। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देश और दुनिया से लोग वाराणसी पहुंच रहे हैं। कला, साहित्य, संस्कृति और संगीत का ये वैश्विक महोत्सव आज प्रारंभ हो रहा है। आज हमारा जो ये कार्यक्रम है 80 घाट पे शुरुआत हो रही है मां गंगा की दिव्य आरती के साथ। उधर तेलंगाना में एक सरकारी स्कूल में मिड डे मील खाने से 25 बच्चों के बीमार होने का दावा किया गया। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के एक स्कूल में मिड डे मील खाने से 25 छात्र बीमार हो गए। बीमार छात्रों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। छात्रों ने स्कूल प्रशासन पर बासी खाना परोसने का आरोप लगाया। गुजरात के अहमदाबाद में एक मकान के गिरने से कुछ लोग मलबे में दब गए। बताया गया कि उस मकान के नजदीक पाइपलाइन बिछाने का काम चल रहा था और इस बीच वो मकान धराशायी हो गया। हरियाणा के रेवाड़ी में कुछ लोगों ने एक सरपंच प्रतिनिधि पर हमला कर दिया। वो लोग डंडों से उन्हें बुरी तरह पीटते नजर आए। हमले के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उन पर हुए हमले की वजह का पता नहीं चल सका। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक व्यक्ति अपनी बुजुर्ग मां को ठेले पर लेटाकर अस्पताल पहुंचे। गिरने की वजह से महिला के सिर में चोट लग गई थी। उस व्यक्ति के मुताबिक गांव के लोगों ने उन्हें बताया कि इस तरह की चोट लगने पर सरकारी एम्बुलेंस नहीं मिलती। इसी गलतफहमी में वो अपनी मां को ठेले पर लेकर अस्पताल पहुंचे।